हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सी टेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने अभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि सी टेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से ला करके सी टेट को क्रैक कर सकें। तो गाइज चलिए आज बात करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं सी टेट के एग्जाम में, उससे संबंधित आज हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे 8 दिसंबर 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि किस तरह से सी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो आपको टॉनिक का काम करेगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को ज़रूर करके जाएं और कॉन्सेप्ट के साथ ज़रूर समझें, तब जा करके आप पूरी तरह से करेंगे। तो चलिए गाइज बिना समय गवाते हुए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न पे। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्त के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो पहला में कह रहा है सुनीता विलियम्स, दूसरा में कह रहा है बछेंद्री पाल, तीसरा में कह रहा है सूर्यमणि, चौथा में कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे तो आप वहां जा करके भी आसानी से अच्छे तरह से एक बार में सही आप आंसर करेंगे, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर वेट लिफ्टर की बात कहा जा रहा है, तो वेट लिफ्टर के मतलब होता है वजन उठाने वाला। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर थी जो वजन उठाने की काम करती थी। इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीतकर हासिल की। वह ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्णम मल्लेश्वरी को 1994 में किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी को किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में किया गया था। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जोड़े का है? पहला चुकंदर आलू अदरक, दूसरा गाजर हल्दी अदरक, तीसरा शकरकंदी मूली हल्दी, चौथा गाजर चुकंदर मूली। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली। आपका जो है एक जड़ों का समूह है। यहाँ पर देख रहे हैं जड़ों का समूह पूछा जा रहा है, तो गाजर में भी जड़ होता है, चुकंदर में भी जड़ होते हैं, मूली में भी जड़ होते हैं। बाकी ऑप्शन में देखा जाए तो आलू और अदरक जो है तना का प्रतिरूप माना जाता है। आलू अदरक को यहाँ पर देख सकते हैं, आलू अदरक जो है ये तना का प्रतिरूप माना जाता है, इस वजह से आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद अदरक दूसरा ऑप्शन में भी है, इसलिए ये भी आपका गलत होगा। पहला गलत हुआ, दूसरा भी गलत होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा में कह रहा है शकरकंदी मूली हल्दी। तो यहाँ पर शकरकंदी जो दिया हुआ है ये आपका शकरकंद और हल्दी भी, ये भी तना का एक प्रतिरूप माना जाता है, हल्दी और शकरकंदी को भी। तो यहाँ पर आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला अबू धाबी में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानों में, चौथा संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे इसमें आंसर कौन सा सही है। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक जो है एक प्रकार का पेड़ है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इलोका सुरीना डिकैसनेना है। यह मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है, यानी वृक्ष है। यह वृक्ष 700 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम में स्थित है। तो चलिए गाइस, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है
यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी में कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी कह रहा है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी कह रहा है कि यह छोटे कीड़े मकोड़े की खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आपको कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं, आंसर कौन होगा। तो यहाँ पर ए में कह रहा है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है ए, कि यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी में देखेंगे इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी आपका सही है। इसके बाद सी कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि केवल यहाँ पर दिया हुआ है केवल छोटे ही कीड़े मकोड़े को नहीं फंसाता है बल्कि चूहे को भी खा जाता है। डी कह रहा है कि छोटे कीड़े मकोड़े की खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहक आवाज़ नहीं निकालते हैं बल्कि सुगंध ऐसा निकालते हैं कि उनके मुंह तक अपने सुगंध से कीड़े मकोड़े को खींच कर आकर्षित कर लेते हैं और आराम से शिकार कर लेते हैं। इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा डी, क्योंकि मोहक आवाज़ नहीं बल्कि खूबसूरत सुगंध निकालने के कारण उनके मुंह तक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहों पहुंच जाते हैं और वह आसानी से शिकार कर लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ए बी। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए 66 प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा गुजरात, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे गुजरात से ही दांडी यात्रा शुरू किए थे। दांडी यात्रा को हम लोग नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें गांधी जी समेत 78 लोग जो थे अहमदाबाद साबरमती आश्रम से गांव दांडी तक पैदल यात्रा, यानी पैदल यात्रा जो किए थे उसमें 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में गांधी जी लेकर के विरोधी कानून को भंग किया था। तो चलिए गाइज, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है पहला मियादी बुखार, दूसरा मलेरिया, तीसरा चिकनगुनिया, चौथा डेंगू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया के कारण तेज बुखार होता है और तेज बुखार के साथ कंपकपी होता है। इसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है जिसको हम मलेरिया कहते हैं। इससे क्या होता है मलेरिया। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला जो रोग है वो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। सिंकोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक औषधि भी प्राप्त किया जाता है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये भी आपका प्रश्न जो दिया हुआ है 68 में, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में इस तरह से प्रश्न पढ़ते होंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले इसमें दिशा की ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किधर होता है। तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। तो इसको आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आप आसानी से करेंगे। तो चलिए इसको आंसर हम केवल बता देते हैं, क्योंकि अगर उस तरह से बताएंगे तो लंबा दिक्कत होता है। इस पर अगर आप अलग से कहेंगे वीडियो तो हम बना करके आप लोग को दे देंगे अगर डिमांड होगा तो, लेकिन इसमें नहीं, अलग से इसको हम छांट करके पूरे क्वेश्चंस को हम करा देंगे। इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से कर लेंगे।
तो चलिए 68 के आप लोग आंसर करेंगे। आप लोग बनाएंगे कि कितना जल्दी आप लोग बनाते हैं, आप लोग आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 69 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। पहला झारखंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा 69 के। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिजोरम दूसरा, क्योंकि चिराओ मिजोरम का प्रचलित लोक नृत्य है, इसलिए आपका चिराओ नाच कहाँ के है, तो मिजोरम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे। 70 नंबर कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। पहला आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दूसरा में है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा में कह रहा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, और चौथा में कह रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले आपको भारत के नक्शा देखने के लिए आना चाहिए, तब जाकर के इससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे। तो एक बार आप लोग अगर भारत के नक्शा नहीं देखे होंगे तो भारत के नक्शा एक नज़र पूरा देख लें कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तो आप आसानी से इससे संबंधित जो भी आपका प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको देखते हैं नक्शा से। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत के एक नक्शा हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से मान के चलिए एक भारत का नक्शा है। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं बन पाया, लेकिन इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु यहाँ पर इसके बगल में इधर हो जाएगा आपका केरल, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आप लोग इस तरह से नक्शा देखे होंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, चौथा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। किसके निकटवर्ती, तो यहाँ पर तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पर आपका केरल होगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसके बाद आपका कर्नाटक कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। निगेटिव प्रश्न है, तो आप लोग नहीं को देखते हुए आप लोग आंसर करेंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। चौथा कह रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा 71 का आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। यहाँ सटीक संख्यात्मक से कोई लेना देना नहीं है, यही तो निगेटिव है। सटीक संख्यात्मक जो आपका इसमें शब्द दिखाई दे रहा है, वर्ड जो है, यही आपका निगेटिव है, इसलिए सटीक संख्यात्मक से कोई इसमें लेना देना नहीं है। एनसीएफ 2005 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें आपका पहला पॉजिटिव, दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा ये पॉजिटिव है। पहला में कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों में जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर जिज्ञासा और सृजनात्मकता जो है से पॉजिटिव है। और दूसरा में कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, इसलिए आपका दूसरा भी ऑप्शन सही है, पॉजिटिव। तीसरा, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, इसलिए आपका यहाँ पर प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक से जोड़ करके कहा जा रहा है, इसलिए आपका तीसरा भी ऑप्शन पॉजिटिव है।
इसलिए आपका आंसर सही होगा चौथा। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला, विज्ञान और अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा, पर्यावरण शिक्षण सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर करें, इसका आंसर सही क्या होगा 72 नंबर प्रश्न के। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए आपको सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणा और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सभी को इसमें बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसको आपको हर बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसी से रिलेटेड आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो पहला, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा, पहला व दूसरा की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा और चौथा की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा 73 नंबर प्रश्न के। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा आपका, 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कक्षा 3 से 5 के लिए आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित उसमें बताया जाता है, लेकिन कक्षा 1 और 2 में भाषा गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 2 और 1 की में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पहला, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो चौथा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो आप लोग 74 प्रश्न को आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही होगा। एक बात आप लोग याद रखेंगे, जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर याद रखेंगे कि आप जब परीक्षा हॉल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपने आप में एक शिक्षक मानना है कि हम एक शिक्षक हैं और हम शिक्षक हैं तो हम बच्चों को किस तरह से शिक्षा देंगे। हमारे बच्चे हैं तो अपने बच्चे के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए उसके बारे में आपको ध्यान में रखते हुए आंसर को आप करेंगे तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने बच्चे को न मारा जाता है न पीटा जाता है, क्योंकि इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप आंसर करेंगे तो आपको 100% जो है सो सीटेट का एग्ज़ाम जो पूछा जाता है उसमें आपको सही होगा। तो चलिए इसमें आंसर कीजिए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपको यह प्रश्न 74 नंबर का है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है न कि शिक्षक केंद्रित है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो पहला में कह रहा है परिवार और मित्र, दूसरा में कह रहा है भोजन, तीसरा में कह रहा है जानवर और चौथा में कह रहा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे हम आपको बता दिए थे। अगर याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो उप प्रकरण के अंतर्गत जानवर आते हैं, परिवार और मित्र नहीं आते हैं, क्योंकि यह 6 प्रकरणों के अंतर्गत आते हैं। भोजन हम चीज़ें कैसे बनाते हैं 6 प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उप प्रकरण कहा जा रहा है तो उप प्रकरण में आपको जानवर आते हैं, इसलिए आपका तीसरा आंसर सही होगा। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला में कह रहा है कि विभिन्न कक्षाओं के
बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा में कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर कह रहा है वांछनीय गतिविधि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, क्योंकि 76 का यही आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पर वांछनीय गतिविधि के बारे में बात कहा जा रहा है, तो आपको बहुसांस्कृतिक क्षेत्र और इसे संबोधित करना ये आपका वांछनीय गतिविधि है। इसमें वांछनीय गतिविधि में शामिल बहुसांस्कृतिक क्षेत्र में और संबोधित करना ये ऑप्शन सही होता है। तो आपका ये दूसरा में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा में कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित होना, यहाँ पर केवल है इसलिए अब नहीं होगा। चौथा आपका पहला आंसर सही होगा। बहुसांस्कृतिक एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जिस ऑप्शन में आपको बहुसांस्कृतिक दिखे वो आपका 100% सही होता है। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ए में कह रहा है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। बी में कह रहा है बच्चों के समुदाय के सदस्य। सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। डी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। पहला कुट में कह रहा है कि ए बी सी होगा। दूसरा में कह रहा है कि ये सी होगा। तीसरा में कह रहा है कि ये सी डी होगा। चौथा में कह रहा है कि केवल सी होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या सही है 77 के। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ए कह रहा है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो आपका सक्रिय शब्द जो दिखाई दे रहा है आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए आपका सही होगा। बी में कह रहा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, तो ये भी आपका बच्चों के समुदाय के सदस्य ये भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपका ये भी होगा। सी में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये आपका सही है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें, सी सही होगा। यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है चौथा में, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा देना नहीं है, क्योंकि आपको क्लास 1 से 5 तक में ना परिभाषा देना है ना व्याख्या करना है। इससे संबंधित अगर जो भी आपको ऑप्शन में दिखे तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा ए बी सी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 78 नंबर, क्या इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला वृत्तांत, बी में कह रहा है कहानियाँ, सी में कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, डी में कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे 78 के कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं। यहाँ पर वृत्तांत, देखिए यहाँ पर वृत्तांत जो है से पॉजिटिव टैग वर्ड से क्यों कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है, तो वृत्तांत के माध्यम से जोड़ा जाता है, कहानियों कविता के माध्यम से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर सी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा अवधारणाओं और प्रभावशाली व्याख्या की यहाँ पर बात कहा जा रहा है, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, फिर यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, इसलिए आपका ए भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, दूसरा ए बी आंसर सही होगा, ए और बी। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो एक बार झूम के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि मोटिवेशन प्राप्त हो, ताकि और अच्छे से अच्छे हम आप लोग को वीडियो दें। आप 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों को अवलोकन करने के लिए कहा जा रहा है, चित्र बनाने के लिए को प्रेरित करने के उद्देश्य से, इस तरह से बात कहा जा रहा है प्रश्न में। तो आपका इससे संबंधित चलिए हम लोग आंसर करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ए में कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, तो आपका 100% सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा जो बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने को और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य जो है उसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। और
बी में कह रहा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, तो ये भी आपका बी भी सही होगा, क्योंकि बच्चों में अवलोकन भी हो रहा है और रचना कौशल का विकास हो रहा है, इसलिए आपका बी भी सही होगा। सी में कह रहा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो आप देखेंगे कि 79 के कौन सा आंसर होगा, तो 79 के आपका चौथा हो जाएगा, आपका सी भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सौंदर्यगत बोध का विकास करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपका चौथा हो जाएगा 79 का आंसर। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बिल्कुल, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें और आप लोग एक बार शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आपको सामने पेश करें। तो यहाँ पर देखेंगे गाइज 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए में कह रहा है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी में कह रहा है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी में कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। डी कह रहा है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। कूट ए में पहला में कह रहा है ए और डी, दूसरा में कह रहा है बी और डी, तीसरा में कह रहा है बी और सी और चौथा में कह रहा है सी और डी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें सही कौन सा आंसर होगा सी 80 के। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ए में कह रहा है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, तो यही तो आपका गलत है, आपका यही गलत हो जाएगा ए वाला, क्योंकि कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों बल दिया जाता है, तो अनुशासनहीनता को रोकने के लिए बल नहीं दिया जाता है, यही तो आपका गलत हो गया। बी में कह रहा है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका प्रोत्साहित करना समूह में यहाँ पर सहपाठी द्वारा सीखने और प्रोत्साहित करना, यह भी आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपका बी सही होगा। सी में कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो बात सही है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक और अंतःक्रिया सबसे बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है सी में, इसलिए आपका सी आंसर भी सही होगा। डी में कह रहा है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करना, आपको केवल पाठ्यक्रम को यहाँ पर समय से पूरा करना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है वो समय से पूरा करने की सहायता करता है यहाँ पर, इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा, क्योंकि समूह में सीखना तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को केवल समय से पूरा कर दिया जाए और बच्चे कुछ न सीखे तो इससे क्या फ़ायदा, तो इसलिए आपका डी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी और सी, तो आपका तीसरा आंसर सही होगा बी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा 81 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो ए में कह रहा है परिवार के सदस्य, बी में कह रहा है समुदाय के सदस्य, सी में कह रहा है समाचार पत्र और डी कह रहा है कक्षा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कौन सा कोट सही होगा, केवल डी होगा, दूसरा में सी और डी होगा, तीसरा में ए बी सी होगा, चौथा कह रहा है कि ए और बी होगा, तो आप लोग आंसर करें कौन सा आंसर सही है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा है, तो आप लोग आंसर करें। चलिए 81 के आपका तीसरा आंसर हो जाएगा ए बी सी, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा आपका नहीं होगा। आप पर्यावरण अध्ययन के सीखने में प्रभावशाली संसाधन ये भी आपका है समुदाय के सदस्य, आपका समाचार पत्र के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को आसानी से प्रभावशाली ढंग से सीख सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में समाचार पत्र के माध्यम से, आपका इसलिए तीसरा आंसर सही होगा ए बी सी। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ए में कह रहा है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा में कह रहा है कि अमूर्त से मूर्त, तीसरा में कह रहा है अज्ञात से ज्ञात और चौथा में कह रहा है ज्ञात से अज्ञात। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा
ज्ञात से अज्ञात की ओर। यही आपका आंसर सही होगा 82 के, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब होता है जब बच्चा कुछ जानता है, पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना है, तब जाकर के बच्चा आसानी से समझेगा। तो ये आपका एक वीडियो इस पर आपको बना दिया गया है, आप लोग देखेंगे जाकर के तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बच्चा पूर्व ज्ञात के मतलब होता है बच्चा पूर्व के ज्ञान से जुड़ते हुए बच्चों को और अज्ञात की ओर ले जाना, यानी पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए बच्चों को अज्ञात जो नहीं जानता हो उसके तरफ ले जाना, तब जाकर के बच्चा आसानी तरीक़ा से सीखता है। इसलिए आपका ऑप्शन चौथा होगा, क्योंकि अमूर्त तो होगा नहीं, बच्चों को अमूर्त नहीं बताना, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा में अमूर्त या अज्ञात वही चीज़ होता है जो बच्चा ना जानता हो उसको सबसे पहले बताना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। वैश्विक से स्थानीय, ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा चौथा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो चलिए 84 प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पहला में कह रहा है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। दूसरा में कह रहा है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तीसरा आकलन के संकेत का उपयोग। चौथा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कौन सा आंसर सही होगा 84 के। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, तो इसलिए आपका हो जाएगा पहला, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। दूसरा में कह रहा है कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन में क्या दूर करना चाहिए, तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इन क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला में कह रहा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं। दूसरा, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। चौथा, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कौन सा आंसर सही होगा 85 के। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। कह रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पर अनुभव साझा और उस पर चर्चा करना और प्रेरित कर रहा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर चींटी को लगने के लिए कुछ चीनी जो बिखेरना है उसको एक फर्श पे और चींटी के आने का इंतज़ार करना है। तो इससे क्या साबित होता है, बच्चों को क्या करवाना चाहता है, कौन से क्रियाकलाप करवाना चाहता है, तो सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। यह आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। 86 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न कर नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। सूची 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो पहला में मछली है, दूसरा में कौवा है, तीसरा में घड़ियाल और चौथा में कछुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें आंसर आप लोग आसानी से करेंगे, क्योंकि मछली भी पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है और कछुआ भी पानी में रहता है। कौवा इसमें पानी में नहीं रहता है। तो यही कह रहा है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए और इस निम्नलिखित में से
कौन सा दूसरों से भिन्न है। भिन्न पूछा जा रहा है तो ये आपका दूसरा अलग है, क्योंकि कौवा जो है पानी में नहीं रहता है, इसलिए आपका 86 का आपका दूसरा होगा आंसर सही। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। एक तरफ सूची 1 में शहर राज्य दिया हुआ है, दूसरे सूची में अत्यधिक पसंद का भोजन दिया हुआ है। यानी कौन से राज्य में कौन सा भोजन पसंद लोग करते हैं खाने के लिए, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर ए में देखेंगे, कह रहा है कि हांगकांग के लोग कौन सा भोजन करना पसंद करते हैं, क्या भोजन करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5वां हो जाएगा, पकाया हुआ सांप वहाँ के लोग खाते हैं, जिसको लिंगुहु फेन कहते हैं, जो हांगकांग में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इसके बाद बी में है केरल। तो केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं भोजन, तो यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका जो है खाना पसंद करते हैं केरल में लोग। सी में देखेंगे, सी कह रहा है क्या, तो सी में कह रहा है कि कश्मीर में क्या खाता है, तो कश्मीर के लिए दूसरा हो जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली जो है कश्मीर के लोग खाते हैं। और डी वाला हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, गोवा के लोग जो होते हैं और नारियल के तेल में समुद्री मछली बना करके वहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कोई भी आपको आएगा तो इतना में आप आसानी से कर लेंगे। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे होंगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसमें कुछ कूट भाषा दिया हुआ था, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में कौन सा आंसर सही हुआ, तो उसके बारे में आपको जानना था, तो हम आपको बता दिए, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर लिखें कि कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, ए के 5वां, बी के पहला, सी के दूसरा और डी के तीसरा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से, कौन सा ऐसा प्रजाति है पक्षी के जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। पहला में उल्लू, दूसरा में कौवा, तीसरा में बसंत गौरी, चौथा में मैना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कौन सा आंसर सही होगा। ये आपको प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही कराया जा रहा है, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आप आसानी से करें, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें और इसको सेट को ज़रूर अधिक से अधिक बनाएं, तब जाकर के आपको और पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मैना। मैना पक्षी जो है से झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती हैं। यह पक्षी दक्षिण एशियाई पक्षी है। यह अधिकतर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में पाई जाती है। इसका लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। यह अधिकतर झुंड में रहना पसंद करती है। इसका मुख्य भोजन अनाज के छोटे छोटे दाने और कीड़े मकोड़े हैं। यानी अनाज के छोटे छोटे दाने और कीड़े मकोड़े अधिकतर खाना पसंद करते हैं। तो गाइज आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे 80 प्रश्न देखेंगे। कह रहा है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। बी में कह रहा है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, मनाली कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है, में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। सी लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। तो कूट 1 2 3 4 आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग आंसर करते हैं कौन सा आंसर सही है। ए में कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में, बिल्कुल सही है कि राजस्थान में मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है। राजस्थान में मिट्टी के घर मोटे होते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ जो है बालू खाली अधिकतर मिलते हैं। गर्मी के दिनों में वहाँ पर जो होता है से हीट ज़्यादा हो जाता है, हीट होने के कारण गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे मिट्टी के दीवार बनाते हैं मोटे, ताकि ठंडक यानी आराम मिल सके। तो राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घर जिनकी छत जो होता है वो कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है।
बी में कह रहा है कि मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं, असम में बनाया जाता है, क्योंकि असम में ज़्यादा पानी बारिश होती है, इस वजह से वहाँ पर खंभों पर घर बनाया जाता है ताकि घर में पानी घुस ना सके, ऊपर ना पहुँच सके। सी में कह रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो सी आपका बिल्कुल सही है, यानी ए और सी आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, ए सी। चलिए अगला देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं, तो ये आपका गलत है। एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां एक दिन में खाते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, जिससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो बिल्कुल आपका सही है। चौथा में कह रहा है कि किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबकी फैसले लेती हैं, तो बुजुर्ग हथनी जो होते हैं सभी की फैसले यही लेती हैं, यहीं सभी हाथी के झुंड की नेता भी होती हैं, तो आप लोग यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सही। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।